सफेद सरकारी एसयूवी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के धूल भरे गेट से अंदर आती है। सुबह की धूप विंडशील्ड पर पड़ती है और आंखों में चुभती है जैसे ही गाड़ी धीमी होती है। गाड़ी पोर्टिको में रुकती है जहां ऑफिस स्टाफ का एक ग्रुप इंतजार कर रहा है। ड्राइवर फुर्ती से बाहर निकलता है और पीछे का दरवाजा खोलता है। धूल भरी जमीन पर एक चमकता हुआ काला जूता पड़ता है। अंदाज में पूरा आत्मविश्वास है। डीएम अनन्या मिश्रा पूरी तरह बाहर आती हैं और अपना चश्मा ठीक करती हैं। वो बिल्डिंग को किसी हैरानी से नहीं बल्कि एक तेज और परखने वाली नजर से देखती हैं। स्टाफ हाथ में माला लेकर उनकी तरफ लपकता है, चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए। अनन्या विनम्रता लेकिन सख्ती से हाथ उठाकर माला के लिए मना कर देती हैं। वो तेजी से कॉरिडोर में चलती हैं और स्टाफ उनके पीछे पीछे किसी पूछ की तरह चलता है। वो दीवारों पर लगे स्वागत पोस्टर्स को नजरअंदाज कर देती हैं। अनन्या अपने मेन कैबिन में दाखिल होती हैं। एक बड़ा कमरा जिसमें लकड़ी की एक भारी भरकम डेस्क रखी है। वो अपना लेदर हैंडबैग मेज पर रखती हैं और चारों तरफ देखती हैं। वो इशारे चार से स्टाफ को तुरंत कमरा छोड़ने के लिए कहती हैं। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, बाहर का शोर खत्म हो जाता है और कमरे में एक भारी खामोशी छा जाती है। अनन्या ऊंची लेदर चेयर पर बैठती हैं और उसे थोड़ा सा घुमाकर खिड़की की तरफ करती हैं। वो एक गहरी सांस लेती हैं और आगे के काम के लिए खुद को तैयार करती हैं। वो वापस डेस्क की तरफ घूमती हैं और पेंडिंग ट्रे को देखती हैं। वो लाल फीते वाली फाइलों से पूरी तरह भरी हुई है। वो पहली फाइल उठाती हैं और उस पर लगी धूल झाड़ती हैं। लेबल पर लिखा है रूरल रोड प्रोजेक्ट फेज 4। वो फाइल खोलती हैं और कॉस्ट शीट पर अपनी उंगली फिराती हैं। टोटल ड्यू कॉलम पर पहुंचते ही उनकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो कैलकुलेटर निकालती हैं और तेजी से नंबर टाइप करती हैं। क्लिक क्लिक। स्क्रीन पर रिजल्ट दिखता है 30 लाख। वो 1 करोड़ के टोटल बिल को वापस देखती हैं। वो रोकी गई रकम को लाल इंक से घेरा करती हैं। उन्हें समझ आता है कि ये टोटल बजट का ठीक 30% है। वो उसी कॉन्ट्रैक्टर की दूसरी फाइलों को पलट कर देखती हैं। हर एक फाइल में ठीक 30% पेमेंट रुका हुआ है। अनन्या कुर्सी पर पीछे टिकती हैं और अपना चश्मा उतारती हैं। वो अपनी नाक को हल्का सा रगड़ती हैं। उन्हें एक पैटर्न दिखाई देता है। उन्हें आखिरी पन्ने पर एक स्टिकी नोट मिलता है। उस पर लिखा है होल्ड वर्बल ऑर्डर्स। वर्बल ऑर्डर्स यानी रोको, जुबानी आदेश। लिखावट काफी टेढ़ी मेढ़ी है। वो ऑर्डर पर सिग्नेचर चेक करती हैं। ये विक्रम सिंह पूर्व डीएम के साइन है। अनन्या अपनी गाड़ी की चाबी उठाती हैं और बाहर निकल जाती हैं। वो अपने ड्राइवर से कहती हैं, निरापुर गांव अभी। गाड़ी नई बनी हाईवे पर तेजी से दौड़ती है। सड़क चिकनी है जो आसपास के धूल भरे माहौल से बिल्कुल अलग है। गाड़ी गांव के एंट्रेंस पर रुकती है। अनन्या बाहर निकलती हैं और सड़क पर जोर से पैर मारती हैं क्वालिटी चेक करने के लिए। वो नालियों और ड्रेनेज की जांच करती हैं। सब कुछ नियम के हिसाब से बना है। पेमेंट रोकने का कोई कारण नहीं है। उनकी नजर एक साइन बोर्ड पर पड़ती है, कॉन्ट्रैक्टर नरेश शर्मा कंस्ट्रक्शन। वो अपने फोन से उसकी फोटो लेती हैं। वो पास खड़े सरपंच की तरफ मुड़ती हैं। नरेश शर्मा कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। सरपंच हिचकिचाता है, घबराहट में अपने पीछे देखता है और फिर फुसफुसाता है, वो सिटी हॉस्पिटल में है मैडम। भयानक एक्सीडेंट हुआ, या लोग ऐसा कहते हैं। खबर सुनकर अनन्या के चेहरे के भाव सख्त हो जाते हैं। वो रूखेपन से सिर हिलाती है और वापस अपनी कार की ओर मुड़ते हुए ड्राइवर को इशारा करती है। सफेद एसयूवी संकरी सड़क पर यू टर्न लेते हुए धूल का गुबार उड़ाती है। गांव वाले खामोशी से कार को जाते हुए देखते हैं। कार शहर के अस्त व्यस्त ट्रैफिक को चीरते हुए सायरन बजाते हुए निकलती है। अनन्या पीछे बैठी है और अपनी गोद में रखी कॉन्ट्रैक्टर की फाइल को दोबारा जांच रही है। सामने सिटी हॉस्पिटल दिखाई देता है, एक बड़ी भीड़ से भरी इमारत जिसका सफेद पेंट उखड़ रहा है। प्रवेश द्वार पर एम्बुलेंस और लोगों का जमावड़ा है। अनन्या बाहर निकलती है और उसका सुरक्षा गार्ड भीड़ के बीच से रास्ता बनाता है। वो लोगों की घूरती नजरों को नजरअंदाज करते हुए तेज कदमों से चलती है। वो रिसेप्शन डेस्क के पास पहुंचती है। नर्स ऊपर देखती है और डीएम को देखकर हैरान रह जाती है और हड़बड़ाहट में रजिस्टर टटोलने लगती है। नरेश शर्मा, आईसीयू वार्ड 4। नर्स हकलाते हुए एक लंबे अंधेरे कॉरिडोर की ओर इशारा करती है। अनन्या आगे के निर्देशों का इंतजार नहीं करती। अनन्या कॉरिडोर के आखिर में पहुंचती है जहां आईसीयू स्थित है। वार्ड 4 के दरवाजे के बाहर खाकी वर्दी में एक पुलिस वाला प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा ऊँग रहा है। पुलिस वाला हड़बड़ाकर खड़ा हो जाता है, अपनी बेल्ट ठीक करता है और डीएम को वहां खड़ा देखकर दंग रह जाता है। वो उसे हटाते हुए आगे बढ़ती है और दरवाजा खोलती है। एंटीसेप्टिक और बीमारी की गंध तुरंत उसे महसूस होती है। अंदर बिस्तर पर नरेश शर्मा लेटा है जिसे बहुत सारी पट्टियां बंधी हैं। उसका पैर ट्रैक्शन में है और चेहरा सूजा हुआ है जिस पर चोट के निशान है। एक महिला, शायद उसकी पत्नी, बिस्तर के पास स्टूल पर बैठी है। अनन्या अपने चेहरे के भाव नरम करती है और बिस्तर के पास जाती है। मैं नई डीएम हूं, मैं मदद करने आई हूं। क्या हुआ था? नरेश अपनी आंखें खोलता है।
वो अनन्या को देखता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। वो उसके पीछे खुले दरवाजे की ओर देखता है जहां पुलिस वाला देख रहा है। मुझे एक्सीडेंट के बारे में बताइए नरेश जी, अनन्या जोर देकर कहती है। क्या वाकई ब्रेक फेल हुआ था? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। केवल हार्ट मॉनिटर की बीप बीप की आवाज आ रही है जो थोड़ी तेज हो जाती है। पत्नी फुसफुसाती है, कृपया जाइए मैडम, इससे पहले कि वो आपको हमसे बात करते देख लें, हमारे बच्चे हैं। अनन्या को खतरे का एहसास होता है। अपने पर्स से एक कार्ड निकालती है और गार्ड की नजर बचाकर उसे तकिए के नीचे दबा देती है। वो आखिरी बार पुलिस वाले को घूर कर देखती है, जिससे वो अपनी नजरें झुकाकर जूतों को देखने लगता है। वो वापस अपनी कार की ओर चलती है। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा है। वो जानती है कि ये कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं है, ये एक साजिश है। जैसे ही उसकी कार अस्पताल के गेट से बाहर निकलती है, अनन्या साइड मिरर में देखती है। काले शीशों वाली एक ब्लैक स्कॉर्पियो उनके पीछे निकलती है। अनन्या उस कार को अपना पीछा करते हुए देखती है। वो अपना फोन निकालती है और एक नंबर डायल करती है। रवि, मुझे सेफ हाउस पर मिलो, अपना लैपटॉप लेते आना। सफेद एसयूवी अचानक एक संकरी गली में तेज बायां मोड़ लेती है। अनन्या पीछे मुड़कर देखती है कि क्या काली एसयूवी ने भी वो मोड़ लिया है। काली स्कॉर्पियो मोड़ चुक जाती है और मेन रोड पर तेजी से आगे निकल जाती है। कार एक पुराने जर्जर सरकारी सर्किट हाउस के पास रुकती है जो बरगद के घने पेड़ों के पीछे छिपा हुआ है। अनन्या ड्राइवर को गाड़ी पीछे की तरफ पार्क करने और लाइटें बंद रखने का निर्देश देती है। वो अपनी फाइल को कसकर पकड़े हुए रात की उमस भरी हवा में बाहर कदम रखती है। वो भारी लकड़ी के दरवाजे पर एक खास लय में खटखटाती है। दरवाजा थोड़ा सा खुलता है जिससे पीली रोशनी की एक लकीर दिखाई देती है। रवि, एक नौजवान जिसने कमरा धूल से भरा है और पुराने फर्नीचर पर सफेद चादरें ढकी हुई हैं। बीच में एक टूटी फूटी मेज पर रखा आधुनिक लैपटॉप सेटअप चमक रहा है। अनन्या फाइल को मेज पर फेंकती है। मुझे विक्रम सिंह के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स चाहिए, पिछले 60 दिनों के। रवि हिचकिचाता है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर रुकी हुई हैं। मैडम, एक सीनियर ऑफिसर के प्राइवेट लॉग्स एक्सेस करना, अगर हम पकड़े गए तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अनन्या आगे झुकती है। उसकी आवाज धीमी और सख्त है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो एक आदमी मर जाएगा। टाइप करो रवि। रवि सिर हिलाता है और तेजी से टाइप करने लगता है। काली स्क्रीन पर कोड की लाइनें तेजी से नीचे आती हैं। हो गया, रवि फुसफुसाता है। स्क्रीन पर हजारों लाइनों वाली एक स्प्रेडशीट खुल जाती है। अनन्या एक कुर्सी खींचती है। समय के हिसाब से फिल्टर करो, रात 11 बजे से सुबह 4 बजे के बीच की कॉल्स देखो। रवि फिल्टर लगाता है। लिस्ट छोटी हो जाती है। एक नंबर बार बार दिखाई देता है जिसके अंत में 9900 है। ये 9900 कौन है? अनन्या पूछती है। रवि रिवर्स लुकअप करता है। ये एक अनरजिस्टर्ड सिम है, एक बर्नर फोन। इस बर्नर फोन की लोकेशन पता करो कि जब ये कॉल्स आई थी तो ये कहाँ था। अनन्या आदेश देती है। स्क्रीन पर एक डिजिटल नक्शा दिखाई देता है। एक खास जगह पर लाल रंग का बिंदु चमकता है। अनन्या उस जगह को तुरंत पहचान लेती है। ये नरेश शर्मा का ऑफिस है। उसे एहसास होता है विक्रम देर रात बर्नर फोन से नरेश को कॉल कर रहा था। अनन्या नतीजा निकालती है। आखिरी कॉल की अवधि चेक करो। एक्सीडेंट से एक रात पहले 14 मिनट। रवि पढ़कर बताता है। बर्नर फोन के लिए ये एक लंबी बातचीत है। अनन्या कमरे में टहलने लगती है। वो उसे धमका रहा था या सौदा कर रहा था। नरेश ने मना कर दिया तो विक्रम घबरा गया। रवि पिछले मंगलवार के लिए विक्रम के सरकारी फोन की लोकेशन को नरेश के फोन की लोकेशन से मिलाओ। अनन्या आदेश देती है। रवि फिर से टाइप करता है। नक्शे पर 2 रंगीन रेखाएं दिखाई देती हैं, एक नीली एक हरी। रेखाएं एक जगह पर मिलती हैं जिस पर लिखा है द कॉफी हाउस सिविल लाइंस। समय दोपहर 2 बजे का है। पकड़ा गया। अनन्या फुसफुसाती है। वे व्यक्तिगत रूप से मिले थे और उस जगह पर कैमरे लगे हैं। अगली सुबह सफेद सरकारी एसयूवी पॉश सिविल लाइंस इलाके में द कॉफी हाउस के सामने रुकती है। ये पुरानी शैली की जगह है जिसकी बनावट अंग्रेजों के जमाने की है और इसमें बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां हैं। अनन्या बाहर निकलती है। वो अपने सुरक्षा गार्ड को दरवाजे पर इंतजार करने का इशारा करती है। वो कैफे में दाखिल होती है। वहां हल्की रोशनी है, भुनी हुई कॉफी बीन्स और पुरानी लकड़ी की महक आ रही है और छत के पंखे धीरे धीरे घूम रहे हैं। वो कमरे में नजर दौड़ाती है और कोने वाला बूथ टेबल 4 देखती है। वो छत पर लगे डोम कैमरे की सीधी नजर में है। मैनेजर एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसकी चिकनी मूछें हैं, तौलिए से हाथ पोंछते हुए तेजी से पास आता है। वो उन्हें पहचान लेता है और तुरंत डर जाता है। मैडम डीएम, क्या सौभाग्य है, प्लीज बैठिए। कॉफी? वो हकलाता है। अनन्या खड़ी रहती है, धीरे धीरे अपना चश्मा उतारती है। मुझे कॉफी नहीं चाहिए, मुझे पिछले मंगलवार की आपके सिक्योरिटी सिस्टम की हार्ड ड्राइव चाहिए। अनन्या शांति से लेकिन सख्ती से कहती है। मैनेजर की मुस्कान गायब हो जाती है। मैडम, सिस्टम वो हर 24 घंटे में ओवरराइट हो जाता है, पुराना डेटा चला गया है। अनन्या काउंटर के पीछे रखी महंगी नई एस्प्रेसो मशीन पर नजर डालती है। अच्छी मशीन है, इंपोर्टेड है?
बहुत महंगी होगी। वो वापस मैनेजर की तरफ मुड़ती है। अगर फुटेज चली गई है तो शायद मुझे फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर को बुलाना चाहिए। ये किचन अस्वच्छ लग रहा है। मैनेजर तुरंत टूट जाता है। प्लीज मैडम, कोई इंस्पेक्शन नहीं, ड्राइव पिछले ऑफिस में है। वे तंग पिछले ऑफिस में जाते हैं। वो बिखरा हुआ है, बिलों के ढेर और एक धूल भरे कंप्यूटर मॉनिटर से भरा है। अनन्या खुद कंप्यूटर पर बैठती है, मैनेजर को एक तरफ हटाते हुए। पासवर्ड? वो मांग करती है। वो बुदबुदाते हुए पासवर्ड बताता है। अनन्या लॉगिन करती है और सीसीटीवी आर्काइव फोल्डर खोलती है। वो तारीख पर जाती है, मंगलवार 14 बजे। फाइल वहां है, वो डिलीट नहीं हुई है। वो प्ले बटन दबाती है। दानेदार ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज में टेबल 4 दिखाई देती है। विक्रम सिंह वहां बैठा इंतजार कर रहा है। नरेश फ्रेम में आता है। वो बैठ जाता है। बिना आवाज वाली वीडियो में भी बॉडी लैंग्वेज तनावपूर्ण है। अनन्या मॉनिटर के करीब झुकती है। कांच में उसकी परछाई दिख रही है। वो बहस को बढ़ते हुए देखती है। स्क्रीन पर विक्रम मेज पर हाथ पटकता है। वो साफ तौर पर 3 उंगलियां दिखाता है। नरेश विनती में हाथ जोड़ता है। विक्रम सिर हिलाता है और दरवाजे की ओर इशारा करता है। 30%। अनन्या खुद से फुसफुसाती है। उसने साफ तौर पर 30% मांगे थे। वो एक यूएसबी ड्राइव लगाती है और फाइल कॉपी करती है। प्रोग्रेस बार बहुत ही धीरे चलता है। कॉपी कंप्लीट। अनन्या ड्राइव निकालती है और खड़ी हो जाती है। वो मैनेजर की तरफ मुड़ती है। तुमने बैकअप इसलिए रखा क्योंकि तुम भी विक्रम के खिलाफ अपनी सुरक्षा रखना चाहते थे, है ना? वो पूछती है। मैनेजर खामोशी से नीचे देखता है। अनन्या कैफे से बाहर चमकती धूप में निकलती है, मुट्ठी में यूएसबी ड्राइव को कसकर पकड़े हुए। अनन्या अपने ऑफिस लौटती है। कैफे वाली घटना का जोश अब ठंडे दिमाग की योजना में बदल रहा है। जब वो कॉरिडोर से गुजर रही होती है, उसकी नजर अपने चपरासी रमेश पर पड़ती है। वो चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाता है और उसका दरवाजा खोलने के लिए दौड़ता है। अनन्या अपने कैबिन में आती है और अंदर से दरवाजा लॉक कर लेती है। ऐसा वो बहुत कम करती है। वो दरवाजे के हैंडल को घूरते हुए सोचती है कि यहाँ दीवारों के भी कान हैं। वो अपनी डेस्क पर बैठती है और लैपटॉप खोलती है। वो उस जीपीएस डेटा फाइल को निकालती है जो रवि ने उसे कल रात भेजी थी। स्क्रीन पर शहर का नक्शा लोड होता है। सलेटी सड़कों का एक जाल। एक चमकदार हरी रेखा एक्सीडेंट वाली रात नरेश शर्मा की गतिविधियों को दिखाती है। वो टाइम स्टैम्प को जूम करती है। 21 बजे। हरी रेखा शहर की सीमा से बाहर जाती है और बाहरी इलाके की ओर बढ़ती है। रेखा जंगल से घिरी एक बड़ी सुनसान प्रॉपर्टी पर जाकर रुकती है। अनन्या मैप व्यू को सैटेलाइट मोड पर करती है। सैटेलाइट इमेज में एक आलीशान फार्म हाउस दिखता है जिसमें स्विमिंग पूल और एक लंबा रास्ता है। अनन्या उसे तुरंत पहचान लेती है। ये साना फार्म हाउस है, मंत्री अमन साना का निजी आवास। नरेश सीधा सबसे बड़े आदमी के पास गया था। वो ड्वेल टाइम रुकने का समय चेक करती है। नरेश का फोन ठीक 45 मिनट तक फार्म हाउस पर रुका था। अनन्या उस मंजर की कल्पना करती है। नरेश मंत्री के सामने गिड़गिड़ा रहा होगा, ये सोचकर कि उसे कोई बचाने वाला मिल गया। वो टाइमलाइन पर आगे बढ़ती है। रात के 10 बजे हरी रेखा फार्म हाउस से निकलती है और वापस शहर की ओर बढ़ती है। रेखा नदी के पुल के पास एक तीखे मोड़ पर अचानक खत्म हो जाती है। समय रात के 12:15। द किल बॉक्स। अनन्या बड़बड़ाती है। मंत्री के यहां से निकलने के सिर्फ 15 मिनट बाद एक्सीडेंट हुआ। उसे सच समझ आ जाता है। मंत्री ने नरेश को सिर्फ नजरअंदाज नहीं किया, उसने नरेश के निकलते ही मारने वालों को फोन कर दिया था। अचानक उसके ऑफिस का फोन बजता है जिससे सन्नाटा टूटता है। वो थोड़ा चौंक जाती है। वो फोन उठाती है। ये मंत्री का पीए है। मैडम डीएम, मंत्री सर इंक्वायरी रिपोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं, उन्हें ये आज ही चाहिए। अनन्या खुद को संभालती है। सर से कहिए मैं इसे फाइनल कर रही हूं, आज शाम तक ये उनकी टेबल पर होगी। वो फोन रखती है और अपने कैबिन के कांच के पार्टीशन से बाहर देखती है। वो देखती है कि चपरासी रमेश उसके दरवाजे को ही देख रहा है। उसे पता है, वो सोचती है, रमेश ने उन्हें बता दिया है कि मैं जांच कर रही हूं। उसे इस कमजोरी को हथियार में बदलना होगा। वो एक नई फाइल फोल्डर उठाती है और कवर पर मोटे अक्षरों में लिखती है, गोपनीय, विक्रम सिंह इंक्वायरी। वो जानबूझकर फाइल को अपनी डेस्क पर थोड़ा खुला छोड़ देती है और अपने ऑफिस का दरवाजा अनलॉक कर देती है। वो आवाज लगाती है, रमेश, मेरे लिए चाय लाओ, मुझे वॉशरूम जाना है। वो बाहर निकल जाती है, कमरा खाली छोड़ देती है। हॉल में एक छिपी हुई जगह से अनन्या कांच की अलमारी में परछाई के जरिए देखती है। रमेश उसके कैबिन में घुसता है। वो जल्दी से फाइल खोलता है, अपने फोन से फोटो लेता है और चला जाता है। शिकार जाल में फंस गया। अनन्या वॉशरूम ब्रेक के बाद अपने ऑफिस कैबिन में लौटती है। वो अपनी डेस्क पर रखी पीली फाइल को देखती है। वो थोड़ी बाईं तरफ खिसकी हुई है। वो अपनी मुस्कान दबा लेती है। रमेश ने चारा निगल लिया है और शायद फोटो मंत्री को भेज दी है, जिससे उन्हें विश्वास हो गया है कि रिपोर्ट केवल विक्रम के बारे में है। वो जल्दी से अपना बैग पैक करती है, जो काम खत्म होने का इशारा है। अनन्या अपने सरकारी बंगले पर पहुंचती है। ये एक बड़ा अंग्रेजों के जमाने का घर है, शांत और खाली, जो अब उसका वॉर रूम बन गया है।
वो अपनी अलमारी से एक लॉक किया हुआ दराज खोलती है जिसमें उसका पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा है। लेदर हैंडबैग निकालती है जिसके सामने वाले हिस्से पर सोने के रंग का एक बड़ा मेटालिक लोगो लगा है। वो एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक्स किट खोलती है और एक बटन कैमरा निकालती है जिसका लेंस चावल के दाने से भी छोटा है। सावधानी से वो हैंडबैग के सुनहरे बकल में बदलाव करती है। वो लेंस को सोने के डिजाइन के बीच में फिट कर देती है। ये उसमें पूरी तरह मिल जाता है और धातु में एक काले पेंच जैसा दिखता है। वो कैमरे को एक पतले बैटरी पैक और ट्रांसमीटर से जोड़ती है जो बैग की लाइनिंग के अंदर छिपा है। अनन्या फीड चेक करने के लिए अपने फोन पर एक ऐप खोलती है। स्क्रीन जगमगा उठती है और कमरे का एकदम साफ 4K के वाइड एंगल नजारा दिखता है। वो पर्स की तरफ बोलती है, टेस्टिंग 1 2 3। उसके फोन पर ऑडियो वेव फॉर्म साफ तौर पर ऊपर उठता है। संतुष्ट होकर वो अपने प्रिंटर की तरफ बढ़ती है। वो फाइनल इंक्वायरी रिपोर्ट प्रिंट करती है जो उसने पहले तैयार की थी। वो रिपोर्ट को स्टेपल करती है। कवर पेज पर लिखा है, मिस्टर विक्रम सिंह के खिलाफ जांच, निष्कर्ष, रिश्वतखोरी के दोषी। वो पन्ने पलटती है। इसमें विक्रम के सीसीटीवी स्क्रीनशॉट तो हैं, लेकिन मंत्री से जुड़े सारे सबूत हटा दिए गए हैं। ये सिर्फ एक दिखावा है। ये दस्तावेज मंत्री को सुरक्षित महसूस कराने के लिए बनाया गया है। वो एक नई कड़क साड़ी पहनती है जो औपचारिक और बिल्कुल साधारण लगती है, जिससे कोई खतरा महसूस ना हो। वो जासूसी पर्स के अंदर नकली रिपोर्ट रखती है। हथियार लोड हो चुका है। वो बाहर अपनी गाड़ी की तरफ चलती है। मंत्री साना का आवास। वो आदेश देती है। ड्राइवर सिर हिलाता है। उसे तनाव महसूस हो रहा है। रात में गाड़ी शहर से गुजरती है। स्ट्रीट लाइट्स अनन्या के चश्मे पर चमकती हैं। वो अपने मन में बात करने की रिहर्सल कर रही है। गाड़ी मंत्री के विशाल बंगले पर पहुंचती है। ऊंचे गेट, हथियारबंद सुरक्षा गार्ड और रास्ते में खड़ी महंगी गाड़ियां। सुरक्षा गार्ड गाड़ी रोकता है। वो अनन्या को चेकिंग के लिए बाहर आने को कहता है। कैमरे के लिए ये इम्तिहान की घड़ी है। गार्ड उसके ऊपर मेटल डिटेक्टर घुमाता है। पर्स के पास आते ही वो बीप करता है। अनन्या की धड़कन रुक सी जाती है। बस चाबियां और मेरा फोन है, अनन्या सहजता से कहती है और चाबियां दिखाने के लिए मुख्य जेब खोलती है। जाइए मैडम। अनन्या लंबे रास्ते पर पैदल चलती है और शेर की मांद में कदम रखती है। एक नौकर अनन्या को मंत्री की प्राइवेट स्टडी, निजी कक्ष में ले जाता है। कमरा बहुत ही भारी और घुटन भरा लगता है, जो गहरे रंग के महोगनी फर्नीचर। जब अनन्या अंदर आती है तो वो ऊपर नहीं देखते। जानबूझकर उसे इंतजार करवाते हैं ताकि अपना दबदबा कायम कर सके। अनन्या डेस्क के सामने चुपचाप खड़ी रहती है, अपने हैंडबैग को कसकर पकड़े हुए। वो एक गहरी सांस लेती है और एक दबे हुए अफसर के किरदार में ढल जाती है। आखिरकार साना अपना पेन नीचे रखते हैं और अपने पढ़ने वाले चश्मे के ऊपर से उसे देखते हैं। तो मैडम डीएम, सुना है आप काफी व्यस्त रही हैं। सर, आपके आदेश अनुसार मैंने जांच पूरी कर ली है, अनन्या कहती है। उसकी आवाज में हल्की कंपकपी है। वो डेस्क की ओर आगे बढ़ती है। वो अपना काला हैंडबैग डेस्क के किनारे पर रखती है। उसे सावधानी से इस तरह जमाती है कि उसका सुनहरा बकल सीधे मंत्री की तरफ हो। वो मेज पर पीली कॉन्फिडेंशियल फाइल उनकी तरफ सरकाती है। नतीजे परेशान करने वाले हैं सर। साना फाइल खोलते हैं। वो पन्नों पर नजर दौड़ते हैं, अपना नाम ढूंढते हैं। जैसे जैसे वो पन्ने पलटते हैं, उनका तनाव कम होता जाता है। उन्हें सिर्फ विक्रम का नाम, विक्रम की सीसीटीवी फोटो और विक्रम के खिलाफ आरोप दिखते हैं। विक्रम विक्रम विक्रम। साना हंसते हुए फाइल वापस फेंकते हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि सारा जिम्मा उसी का है। जी सर, सबूत पक्के हैं। मैं आज रात ही मिस्टर विक्रम सिंह के लिए अरेस्ट वारंट तैयार कर रही हूँ, अनन्या मजबूती से कहती है। साना की मुस्कान तुरंत गायब हो जाती है। वो आगे झुकते हैं। उनकी आवाज भारी और डरावनी हो जाती है। गिरफ्तार? तुम्हें गिरफ्तार करने की इजाजत किसने दी? लेकिन सर, उन्होंने 30% रिश्वत मांगी थी। ये एक अपराध है। अनन्या हकलाते हुए एक नादान अफसर का नाटक करती है। साना डेस्क पर जोर से हाथ मारते हैं। तुम बच्ची हो अनन्या। क्या तुम्हें लगता है कि विक्रम वो पैसा रखता है? तुम्हें लगता है कि वो 30% अकेले खाता है? अनन्या चुप रहती है, उन्हें बोलने देती है। यही वो पल है। उस 30% से ये जिला चलता है, साना चिल्लाते हैं। उससे रैलियों, पोस्टरों और चुनावों का खर्चा निकलता है। वो मेरे पास आता है। लेकिन नरेश शर्मा, अनन्या फुसफुसाती है, उन्हें और उकसाते हुए। वो मदद के लिए आपके पास आए थे। साना पीछे मुड़ते हैं। खिड़की की रोशनी में उनकी काली आकृति दिखती है। नरेश बेवकूफ था। मैंने उससे देने को कहा था। उसने मीडिया के पास जाने की धमकी दी। वो वापस अनन्या के पास आते हैं और उसके ऊपर झुकते हैं। तो हमें उसे खामोश करना पड़ा। ट्रक के ब्रेक फेल हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तुम तो जानती ही हो। अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उन्होंने अभी अभी हत्या की बात कबूल कर ली। तो एक्सीडेंट पहले से प्लान किया गया था? वो पूछती है, रिकॉर्डिंग के लिए बात साफ करने के लिए। जो चाहे कह लो, साना ताना मारते हैं। लेकिन अगर तुमने विक्रम को गिरफ्तार किया तो तुम इस चेन को तोड़ दोगी, और अगर चेन टूटी तो शायद तुम्हारा भी एक्सीडेंट हो जाए।
वो रिपोर्ट उठाते हैं और कवर पेज को बीच से फाड़ देते हैं। नई रिपोर्ट लिखो, आकस्मिक मृत्यु, फाइल बंद करो। वो फटे हुए कागज अनन्या पर फेंकते हैं। दफा हो जाओ और होशियारी मत दिखाना। अनन्या धीरे से खड़ी होती है। वो अपना हैंडबैग उठाती है। मैं समझ गई सर, पैगाम मिल गया। वो मुड़ती है और दरवाजे की तरफ चलती है। उसके पैर कांप रहे हैं। रिकॉर्डिंग उसके पास है। अनन्या मंत्री के बंगले के रास्ते ड्राइववे से अपनी कार की ओर चलती है। वो गेट पार करने तक धीरे और हारे हुए अंदाज में चलती है। फिर उसकी चाल तेज हो जाती है। वो अपनी कार की पिछली सीट पर छलांग लगाती है और तुरंत दरवाजा लॉक कर देती है। चलो, वो आदेश देती है। उसकी सांस फूल रही है। वो मेमोरी कार्ड को सीधे अपने लैपटॉप में लगाती है। वीडियो फाइल लोड होती है। वो वीडियो को उस समय टाइम स्टैम्प पर ले जाती है जहां मंत्री कहता है, ट्रक के ब्रेक नहीं होते, एक्सीडेंट हो जाते हैं। वो एक एन्क्रिप्टेड ईमेल क्लाइंट खोलती है। वो प्राप्तकर्ताओं को जोड़ती है। खबर आज, रिपब्लिक आज, सच तक, सोशल मीडिया, क्राइम ब्रांच, राष्ट्रपति कार्यालय। उसकी उंगली सेंड बटन पर रुकती है। वो क्लिक करती है। प्रोग्रेस बार स्क्रीन पर तेजी से आगे बढ़ता है। सेंट, बम गिर चुका है। दिल्ली का एक न्यूज रूम। एक एडिटर अपने मॉनिटर को देखता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो चिल्लाता है, प्रसारण रोको, हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज है। सड़क किनारे चाय की एक टपरी। मेज पर रखा टीवी झिलमिलाता है। रोज का नाटक रुक जाता है और ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होती है। टीवी स्क्रीन पर जासूसी फुटेज चलने लगती है। मंत्री साना की आवाज, एक्सीडेंट हो जाते हैं, शांत रात में जोर से गूंजती है। मंत्री साना की स्टडी। वो अपनी जीत का जश्न मनाते हुए ड्रिंक डाल रहे हैं। उनका फोन बजने लगता है। फिर लैंडलाइन बजता है। फिर उनका पीए दौड़ता हुआ अंदर आता है। पीए दीवार पर लगा बड़ा टीवी चालू करता है। साना न्यूज पर अपना ही चेहरा देखते हैं और फर्श पर चकनाचूर हो जाता है। न्यूज टिकर पर लिखा है, अरेस्ट साना, दुनिया भर में ट्रेंड कर रहा है। पार्टी हाईकमान ने मंत्री को सस्पेंड किया। राजनीतिक पतन तुरंत शुरू हो जाता है। विक्रम सिंह का आवास। सायरन बजाती पुलिस वैन उसके गेट के बाहर आकर रुकती है। पुलिस दरवाजा तोड़ देती है। वे विक्रम को पजामे में ही घसीटते हुए बाहर लाते हैं। वो चिल्ला रहा है और कैमरों से अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा है। मंत्री साना का बंगला। ये मीडिया वैन और पुलिस के समुद्र से घिर गया है। गेट जबरदस्ती खोले जाते हैं। पुलिस कमिश्नर स्टडी में दाखिल होते हैं। वो साना के कंधे पर हाथ रखते हैं। सर, कृपया हमारे साथ चलिए। साना को हथकड़ी लगाकर बाहर लाया जाता है। कैमरों की फ्लैश बल्ब रात को दिन में बदल देती हैं। घमंडी मंत्री अब एक कैदी है। अनन्या की कार शहर के ऊपर एक शांत पहाड़ी पर खड़ी है। वो अपने फोन पर खबर देखती है। वो उसे बंद कर देती है। अगली सुबह डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के ऊपर सूरज उगता है। हवा ज्यादा साफ महसूस होती है। अनन्या अपने ऑफिस में आती है। स्टाफ खड़ा हो जाता, डर से नहीं बल्कि इस बार सच्चे सम्मान से। अनन्या नरेश शर्मा की पेंडिंग पेमेंट फाइल उठाती है। वो पूरी रकम के लिए रिलीज ऑर्डर साइन करती है। अस्पताल का वार्ड। नरेश गिरफ्तारी की खबर देखता है। उसकी पत्नी अनन्या का भेजा हुआ चेक हाथ में पकड़े हुए है। राहत से उनकी आंखों में राहत के आंसू हैं। अनन्या अपने ऑफिस की खिड़की के पास खड़ी है और बाहर लहराते हुए भारतीय झंडे को देख रही है। वो अब अगली फाइल के लिए तैयार है।